प्राकृतिक यूरेनियम हिंदी में कहेंगे, नेचुरल यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और भारी जल को, भारी जल के ब्रैकेट में लिखिएगा D2O को, D2O को, D2O को, D2O को शीतलक और मंदक के रूप में, शीतलक और मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस रिएक्टर में उपस्थित नेचुरल यूरेनियम, इस रिएक्टर में उपस्थित नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन को ग्रहण कर प्लूटोनियम, ये लिखा है, प्लूटोनियम 239 में, प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, जिसका उपयोग सेकंड स्टेज की परमाणु भट्टी, FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हिंदी में कहते हैं तेज प्रजनक भट्टी में उपयोग करते हैं। अब इसी के नीचे चित्र और बना लीजिएगा, तो जिससे आपको समझने में, जब अपने आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। देखिए ये है, यहां पे लिख लीजिएगा नेचुरल यूरेनियम। अब नेचुरल यूरेनियम में 238 भी है, 235 भी है, 233 भी है। तो जब इसमें न्यूट्रॉन से बमबारी करेंगे तो कुछ न्यूट्रॉन ये पकड़ लेगा, कौन? ये न्यूट्रॉन पकड़ लेगा, तो किसमें बदल जाएगा? प्लूटोनियम 239 में। और इसका उपयोग कहां करेंगे? सेकंड स्टेज नहीं, स्टेज की FBR। अब नोट डाल के कहीं एक चीज लिख लीजिए, इसको बनाने के बाद नोट डाल के कहीं लिख लीजिएगा। यानी फर्स्ट स्टेज में नेचुरल यूरेनियम यूज किया, ये आपको मिल गया, इसका यूज सेकंड स्टेज में करेंगे। अब ये भट्टी बनाते हैं तो बताते हैं कैसे करेंगे। तो पहले नोट डाल के नीचे लिख लीजिए कहीं पे, भारत में थोरियम अत्यधिक मात्रा में
प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है। प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 50 लाख टन, टन थोरियम, 50 लाख टन थोरियम केरला, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार में मोनोजाइट थोरियोनाइट थोरियोनाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। अब देखिए, जो आपका PHWR था, ये फर्स्ट स्टेज का प्रोग्राम था भारत का। इसमें क्या किया गया, नेचुरल यूरेनियम यूज किया गया, विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, साथ में इसको भी बना रहे हैं। अब इसका उपयोग कहां करेंगे, सेकंड स्टेज में। अब सेकंड स्टेज की भट्टी यानी FBR हो गई, जो अभी हम लगभग अभी प्रोटोटाइप 2024 में प्रधानमंत्री जी ने बताया। इसका प्रोटोटाइप का मतलब इसका छोटा टेस्ट किया गया, सफल हुआ, अब ये भट्टी स्टेब्लिश हो जाएगी। अब ये इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। पहले भट्टी की संरचना बनाते हैं, फिर इसमें बताएंगे इसमें क्या होता है। अगर भट्टी की संरचना देखें तो लगभग उसी तरीके से मिलेगी, लेकिन इसमें क्या करेंगे समझिए। बात इसमें भी वही करा है लगभग। यहाँ अब देखिए, इस भट्टी में खास बात यह है बेटा
कि जो इसका फ्यूल होगा, जैसे ये फ्यूल टैबलेट जिसको कहते हैं, इसकी डिजाइन थोड़ी अलग होगी। अभी बात करता हूं इसकी डिजाइन कैसे होगी। देखिए, इसमें लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं, जो काम करेगा कूलेंट का। अब थोड़ा समझिए इसको। बाकी इसमें साइक्लोट्रॉन से बमबारी की है। अब इसका जो ये टैबलेट देख रहा है ना, ये जो ये फ्यूल की टैबलेट, इसका डिजाइन देखिए इस तरह से होता है। इसका डिजाइन बात कर रहा हूं, देखिए ये 3 लेयर का बना है, 3 लेयर का। देखिए ऐसे लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। ये 3 लेयर का बना है। ये केंद्र में होगा कोर, यहां पर रखेंगे प्लूटोनियम 239। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। दूसरे लेयर में होगा नेचुरल यूरेनियम, यानी नेचुरल यूरेनियम में तो सबसे ज्यादा क्या होगा, यूरेनियम 238 होगा। और यहां पर रखा थोरियम 232। अब ये हमारे पास क्या है, बहुत अच्छी मात्रा में है ना। हाँ, अब देखिए, जब यहां पर हम न्यूट्रॉन से बमबारी करेंगे तो जो ये पीलेट है, जैसे ये पीलेट, इसके केंद्र में क्या है, कोर है। कोर में क्या लिया, यूरेनियम 200, प्लूटोनियम 239 लिया। इसको बनाया कहां, फर्स्ट स्टेज में। उसके ऊपर एक कवर लगा दिया, ब्लैंकेट लगा दिया, किसका, नेचुरल यूरेनियम का। तो नेचुरल यूरेनियम में सबसे ज्यादा क्या होगा, यूरेनियम 238। और हमारे पास प्राकृतिक रूप से क्या मिल रहा है, थोरियम धुआंधार मात्रा में मिल रहा। अब देखिए क्या होगा, जब इस पर यूरेनियम की यानी न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, ये तो टूटेगा, ऊर्जा निकलेगा, और कुछ न्यूट्रॉन को ये पकड़ेगा। जब ये पकड़ेगा तो इसी में बदल नहीं जाएगा। ये इधर उधर कर रहा, तो समझ में आया नहीं आया, तो क्या समझ में आया बताओ। जितना यूरेनियम, जितना प्लूटोनियम टूट रहा उससे ज्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इसे बताओ। जब ये न्यूट्रॉन पकड़ेगा तो 238 से 239 में बदलेगा। ये किसमें बदल जाएगा, प्लूटोनियम में। जितना प्लूटोनियम टूट रहा है उससे ज्यादा बढ़ रहा है, और कुछ न्यूट्रॉन ये भी पकड़ेगा। ये किसमें बदल जाएगा, यूरेनियम 235 में। और सबसे अच्छा फिसाइल मटेरियल ये। अब इसका किसमें यूज करेंगे, थर्ड स्टेज में। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट का मतलब है लिक्विड सोडियम यूज किया तो लिक्विड सोडियम केवल शीतलक का काम करेगा, मॉडरेटर का काम नहीं, इसमें मंदक की जरूरत नहीं है, इसलिए फास्ट कहा गया। ब्रीडर का मतलब क्या हुआ, जितना प्लूटोनियम टूट रहा है उससे ज्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये बात सही बताओ, समझ में आई कि नहीं आई, तुमको समझ में आई। यानी जितना प्लूटोनियम टूट रहा है उससे ज्यादा बन रहा है। अब ये डिजाइन किसने बनाई थी, होमी जहांगीर भाभा ने। कैसे बनाई थी, थोरियम को देख के। कौनो मैंने बताया ऐसा जुगाड़ बनाया, वो जुगाड़ ये कहता है जो हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है उसी का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन करें। तो थोरियम मिल रहा है, हमको चाहिए यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, हम कहें यूरेनियम दे दो, कहेंगे हम नहीं देंगे, तुम ले जाकर परमाणु बम बनाओगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्राकृतिक स्रोत है, जो हमारे घर के अंदर है, वही ना उपयोग करेंगे। तो उसी का जुगाड़ उन्होंने डेवलप किया सेकंड स्टेज में। अब यहां पर आप क्या बना रहे हो, यूरेनियम 233
इसका उपयोग किसमें करेंगे? थर्ड स्टेज में करेंगे। अब किसी को ना समझ में आया हो तो पूछिए। तुमको कुछ समझ में आया है तो खड़ी होकर बताओ हमको, क्या समझ में आया? हाँ, दिमाग तो कहीं और रहता है तो कहां समझ में आए? हाँ, क्या रिपीट करता हूं बताओ? साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है, बंदूक है, उससे गोली मारी तो जब गोली मारी तो ये प्लूटोनियम क्या हुआ? टूटा, तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये तो यहां जा रही है, और कुछ न्यूट्रॉन ये पकड़ लिया ना भाई। एक रॉड है, उसके ऊपर 3 परत चढ़ी है। एक रॉड है किसकी? प्लूटोनियम को, उस पर एक परत चढ़ी है नेचुरलियम की, और सबसे बाहरी परत चढ़ी है थोरियम की। ठीक है, तो इधर ये टूटा ऊर्जा ले रहे हो, कुछ ये पकड़ रहा है तो इसमें बदल रहा है, यानी पूरा का पूरा यूरेनियम 238 किसमें बदल जाएगा? प्लूटोनियम में। और कुछ यूरेनियम ये पकड़ेगा, सॉरी कुछ न्यूट्रॉन ये पकड़ेगा तो किसमें बदल जाएगा? इसका उपयोग कहां करेंगे? थर्ड स्टेज में। वही जो तुम कह रहे थे कैसे बढ़ जाता है, वही बता रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब क्लास में कायदे से बैठोगे तभी समझ में आएगा, ना खोपड़िया कितना लगाए लग समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब लिख लीजिए इसको, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये आपका एफबीआर है। बाकी तो सब वही तरह है, देख ही रहे, इसमें तो कुछ अलग है नहीं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या खास बात है? इसमें शीतलक का उपयोग नहीं करते, लिख लीजिए, सॉरी मंदक का उपयोग नहीं करते। देखिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डालिए, इसमें ईंधन की संरचना कुछ इस प्रकार से की जाती है, ईंधन की डिजाइन लिख लीजिए, ईंधन की डिजाइन कुछ इस प्रकार से की जाती है कि उसके कोर में उसके कोर में प्लूटोनियम 239 होता है, और इसके ऊपर एक परत प्राकृतिक यूरेनियम की होती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम 238 होता है। सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम 238 होता है, और इसकी सबसे बाहरी परत में यूरेनियम, इसके सबसे बाहरी परत में थोरियम 232 होता है, जो कि भारत में प्राकृतिक रूप से अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो
प्लूटोनियम टूटता है, प्लूटोनियम 239 टूटता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। कुछ न्यूट्रॉन को यूरेनियम 238 अवशोषित कर प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। इस प्रकार जितना प्लूटोनियम टूटता है उससे ज्यादा प्लूटोनियम बन जाता है। साथ ही कुछ न्यूट्रॉन थोरियम 232 द्वारा अवशोषित करके यूरेनियम 233 बन जाता है, जिसका उपयोग तीसरे स्टेज के परमाणु भट्टी में किया जाएगा। इस परमाणु भट्टी में मंदक यानी मॉडरेटर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कूलेंट के रूप में तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। अब हेडिंग डाली के अंतिम AHWR है, एडवांस हैवी वाटर। अब देखिए उसमें क्या करेंगे, देखिए वो रिएक्टर अभी बना नहीं है, लेकिन उस रिएक्टर में करेंगे क्या ये बाबू, इसकी डिजाइन नहीं पता है, उसकी डिजाइन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगले जो रिएक्टर होगा वो AHWR होगा। इसको कहते हैं एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। देखिए इसमें हम आपको ये बता देते हैं, ये तो है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें जो है फ्यूल के रूप में जानते हैं क्या यूज करेंगे, जो उसमें बनाया, क्या बनाया, यूरेनियम 233 का उपयोग करेंगे। और इस रिएक्टर की खास बात यह है कि इस रिएक्टर में आप जो मॉडरेटर यूज करेंगे, मॉडरेटर के रूप में लाइट वाटर का मतलब डीमिनरलाइज्ड वाटर या लाइट वाटर,
ठीक है, इसमें देखिए मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में अलग अलग, मॉडरेटर के रूप में ये है और कूलेंट के रूप में जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो भारी जल है D2O, भारी जल D2O का यूज करेंगे। और रह गई बात उसकी कंट्रोलर की, तो वही कैडमियम रॉड या स्टील रॉड, वो बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, समझिए इसकी डिजाइनिंग में इसका जो डिजाइन किया जाएगा फ्यूल का, इसके कोर में रखेंगे क्या, यूरेनियम 233, और चारों तरफ क्या लगाया, थोरियम 232। अब जब इसमें हिट करेंगे तो ये टूटेगा, ऊर्जा बनेगी, कुछ न्यूट्रॉन ये पकड़ेगा तो इसमें नहीं बदल जाएगा। यही जुगाड़ उन्होंने बनाया था। जितना अब यहां पर क्या होगा, जितना यूरेनियम टूटेगा उससे ज्यादा क्या होगा, भाई ये न्यूट्रॉन पकड़ा इसमें बदल गया तो जितना टूट रहा उतना बन रहा है। आप थोरियम 232 हमारे पास धुआंधार है, उसका यूज करके विद्युत उत्पादन करते हैं। समझ गए। अब हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिख भी लीजिए, भारत हेडिंग डाल लीजिए इसको बनाने के बाद। देखिए भारत का भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम, भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम लिखते जाइए अब इसमें। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1945 में, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सबसे ज्यादा विश्व में रिसर्च पे जो खर्चा करने वाला देश है वो यूएसए। एलन मस्क हो गया, सबसे ज्यादा ये लोग पैसा रिसर्च वर्क में खर्चा करते हैं, शोध कार्य में। भारत में तो और कोई प्रॉब्लम होती तो पहले रिसर्च में खर्च को कम कर देते हैं। सबसे ज्यादा पैसा में रिसर्च वर्क में, रिसर्च में खर्चा करते हैं, इसीलिए वो आगे हैं। चाइना भी देखिए बहुत आगे है यूरोपीय देश में। अगर इधर देखें तो चाइना बहुत अच्छी स्थिति में है रिसर्च वर्क में। आगे लिखिए फंडामेंटल रिसर्च, इसको TIFR कहते हैं, लिख लीजिए TIFR, सॉरी TIFR ब्रैकेट में लिखिए। आगे लिखिए की स्थापना सन 1945 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया। की स्थापना सन 1945 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया। 1948 में नाभिकीय ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया तथा उसी वर्ष 10 अगस्त को परमाणु ऊर्जा आयोग, उसी वर्ष 10 अगस्त को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 3 अगस्त 1954 को
परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई तथा भाभा साहब को इसका सचिव बनाया गया। और इसी वर्ष भाभा साहब ने भारत के लिए 3 चरणों वाला एक दीर्घकालिक नाभिकीय कार्यक्रम शुरू किया। इसका मुख्य कारण यह था कि यूरेनियम एक अच्छा विखंडनीय पदार्थ है, लेकिन भारत में इसकी प्राकृतिक उपलब्धता बहुत कम है। जबकि थोरियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, लेकिन परमाणु भट्टी के लिए अच्छा विखंडनीय पदार्थ नहीं है। अब किस प्रकार से थोरियम को एक अच्छे विखंडनीय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाए, इसी से संबंधित भाभा साहब ने 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम तैयार किया। 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम तैयार किया जो निम्नवत है। नंबर 1, प्रथम चरण, हेडिंग डालिए प्रथम चरण। इस चरण में PHWR की स्थापना की गई। जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में
भारी जल को मंदक और शीतलक के रूप में, मंदक और शीतलक के रूप में और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम रॉड को या कैडमियम छड़ का उपयोग किया गया। इस भट्टी में प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया गया। प्रथम पीएचडब्ल्यूआर की स्थापना, आगे लिखिए, प्रथम पीएचडब्ल्यूआर की स्थापना 1972 में 1972 में रावत भाटा, राजस्थान में किया गया। वर्तमान में रावत भाटा में कुल 6 वर्तमान में रावत भाटा में कुल 6 पीएचडब्ल्यूआर स्थापित किए गए हैं। अब हेडिंग डालिए, सेकंड स्टेज परमाणु कार्यक्रम। सेकंड स्टेज परमाणु कार्यक्रम, सेकंड स्टेज परमाणु कार्यक्रम। इस चरण में एफबीआर ब्रैकेट नीचे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एफबीआर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना करना था। परंतु वैज्ञानिकों की कमी तथा कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इसकी स्थापना नहीं की जा सकी। लेकिन 4 मार्च 2024 4 मार्च 2024 नहीं सॉरी 2024 4 मार्च 2024 को पीएफबीआर यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना कलपक्कम तमिलनाडु में की गई। इसका विकास भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने किया है।
इस परमाणु भट्टी में जितना प्लूटोनियम टूटता है उससे ज्यादा बनता है साथ ही इस स्टेज में यूरेनियम 233 को उत्पन्न किया जाएगा, जिसका उपयोग तीसरे स्टेज में किया जाएगा। जब आप 2024 डाल देंगे, इसका मतलब अभी आप यहां पे हैं। आने वाले समय में जब बन जाएगा तो कहां गा लगाना है, कहां किया जा चुका है, ये आपको जानना पड़ेगा। अब लास्ट सेकंड डालिए। थर्ड स्टेज पर तीस क्या कहेंगे, तृतीय चरण परमाणु कार्यक्रम। तृतीय चरण परमाणु कार्यक्रम, इस चरण में AHWR एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। इसमें ईंधन के रूप में सेकेंड स्टेज में उत्पन्न किए गए यूरेनियम 233, सेकेंड स्टेज में उत्पन्न किए गए यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाएगा और मंदक के रूप में भारी जल तथा शीतलक के रूप में लाइट वाटर हल्का जल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट पैरा में लिखिए, यदि भारत में यह 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो गए तो आने वाले समय में हम अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा से बना लेंगे। वर्तमान में भारत
लगभग 8000 मेगावाट तक विद्युत ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त कर रहा है। आगे लिखिए, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार सन 2031 तक भारत परमाणु ऊर्जा से लगभग 30,000 मेगावाट तक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा। विश्व में सबसे ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन यूएसए कर रहा है, जो कि लगभग 1 लाख मेगावाट है। देखिए, जो वर्तमान में जो हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, जो वैकल्पिक स्रोत, देखिए वर्तमान में जो विद्युत उत्पादन हम कर रहे हैं वो कोल के द्वारा कर रहे हैं, कुछ गैस के द्वारा कुछ कर रहे हैं, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ विंड के द्वारा कर रहे हैं। इतने तरीके से नहीं, अगर आप देखें तो 5वें नंबर पे हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहे हैं। 5वें नंबर पे हम न्यूक्लियर, देखिए मेरी बात समझिए, जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं जैसे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना। दूसरा क्या है, दूसरा आपका वैकल्पिक ऊर्जा में विंड है, विंड पावर प्लांट होते हैं जो घूमता है हवा चलने से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में। हाइड्रो है, ऊपर से पानी गिर रहा है, टरबाइन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है। फिर कुछ गैसों की सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को पैदा करते हैं। कोल क्या है, ये एक प्राकृतिक नेचुरल स्रोत है, कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा इससे होता है। देखिए अब मेरी बात समझिए, जैसे सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं विद्युत के उत्पादन में। घरों में जो सोलर पैनल लग रहा है, तो एक तो सोलर हो गया, दूसरा कोल हो गया, तीसरा गैस हो गया, चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पांचवा ये हो गया। 5वें नंबर पे ये आता है। अब देखिए, किसी और तरीके में कोल के द्वारा आप विद्युत खूब उत्पादन कर रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहे हो, जिससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला दी है, तो वहां पर फॉसिल फ्यूल, जैसे आप देख रहे हैं वर्तमान में जो गैस है या फॉसिल फ्यूल है उसका उपयोग हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत बड़ा स्रोत होगा आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन है।
स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट आप स्टेब्लिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे मैंने आपको भी बताया, इस तरीके के न्यूक्लियर प्लांट आने वाले समय में कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना कहां होगी, मून में होगी। चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करना, और न्यूक्लियर रिएक्टर एक और है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में वो जो तकनीक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, परमाणु को जोड़ना। अब यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन भी दो प्रकार से होता है, एक तो होता है अनकंट्रोल्ड, एक होता है कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड के द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब समझ रहा है, जैसे 1H2 है एंड 1H3 है, इन दोनों परमाणु को जोड़ना, फ्यूजन का मतलब जोड़ना। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, रीजन क्या समझिए मेरी बात को पहले। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसी का परिणाम होता है हाइड्रोजन बम का नाम सुने हैं, हाइड्रोजन बम बनता है। अब ये क्या होता है थोड़ा समझिएगा तभी मजा आएगा। इसमें क्या करते हैं, जब इसका जो हाइड्रोजन बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, यहां 1H2 लेंगे और 1H3 लेंगे, अब ये दोनों जुड़ जाए। जब हाइड्रोजन बम दोनों जुड़ेगा तो जानते हैं क्या हो, जब दोनों ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जोड़ते हैं तो जानते हैं क्या बनता है। देखिए 1H2 प्लस 1H3 जब दोनों जुड़ता है तो बनता है 2He4, हीलियम बनता है। और हीलियम बनने के साथ ही इसमें देखेंगे कि न्यूट्रॉन इमिट होता है, न्यूट्रॉन इमिट होता है और 18 MeV की ऊर्जा बनती। अब आपसे कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि हाइड्रोजन बम से ज्यादा ऊर्जा निकलेगी कि एटम बम से ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, क्या आंसर देंगे। हाइड्रोजन बम से ऊर्जा ज्यादा निकलती है। हाइड्रोजन ऊर्जा ज्यादा क्यों होती, थोड़ा समझिएगा इसको। यहां पर देखिए एक जुड़े, और यहां पर देखिए यूरेनियम 235 है, इसको जब तोड़ते हैं तो 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, और कितनी ऊर्जा निकल रही है, 211 MeV की। अब ऊर्जा तो यहां ज्यादा दिख रही है, यहां ऊर्जा कम दिख रही है। जानते समझिए, यहां मास कितना है और यहां मास कितना है, यहां मास कितना है, इसका मास इसकी तुलना में क्या है, बहुत कम है। अब अगर कैलकुलेट करें इतने मास में इसको ले आए तो यहां ऊर्जा क्या हो जाएगी, बोलो यार, 3 2 5 है और यहां 235 है। अब 5 को इतने गुना करेंगे तो 18 है यहां पर, और वहां कितना है, तो अब अगर इतने गुना करेंगे तो इससे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो अब देखिए इसमें करते क्या है, ये थोड़ा समझते हैं। जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें करते क्या है, देखिए ये समझ में आया। हाँ देखिए, हाइड्रोजन बम में क्या करेंगे बेटा, कि जो हाइड्रोजन बम होता है केंद्र में रखेंगे 1H2 और 1H3। ये ऐसे जुड़ता नहीं, इसको वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर जानते कितना चाहिए, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इस ब्रह्मांड में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। अब इसको थोड़ा कल्पना से समझिए। देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो ठोस होता है, ठोस में क्या होगा, परमाणु बहुत करीब करीब होंगे। अब ये तो यार ऐसा नहीं कि ना समझ में आवे, सॉलिड है,
परमाणु बहुत करीब करीब है, इसको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में बदलेगा, इसके परमाणु थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। अब इसको गर्म करें तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये गैस में कन्वर्ट होगा तो गैस में परमाणु और दूर दूर हो जाएंगे, यही तो होगा। अब ना माने इसको और गर्म करें तो ये चौथी अवस्था प्लाज्मा आ जाएगी। प्लाज्मा में जानते हैं क्या होता है, परमाणु तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब इसको और गर्म करेंगे तो जो परमाणु होता है उसकी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। यानी प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ मिलेगा आयन तथा इलेक्ट्रॉन का समूह मिलेगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? परमाणु को गर्म करते जा रहा है, गर्म करते जा रहा है, गर्म करते जा रहा है, तो अंत में क्या होगा, परमाणु के अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो प्लाज्मा अवस्था इस ब्रह्मांड की अति प्राकृतिक अवस्था। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में मिलता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सूर्य है, सूर्य में पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में। अब ये अवस्था कब आएगी, इस टेम्परेचर पे। और जब ये टेम्परेचर मिलेगा भैया तभी तो ये जुड़ेगा। अब ये टेम्परेचर लावे कैसे, तो यहां ले लिया प्लूटोनियम 239 ले लिया या यूरेनियम 235 ले लिया। अब इस पर जब न्यूट्रॉन से बमबारी करेंगे तो ये टूटेगा तो गर्मी बढ़ेगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो ये टेम्परेचर आ जाएगा, और जब ये टेम्परेचर आएगा तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम में पहले फ्यूजन होता है, उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बम फ्यूजन प्रोसेस है। बात मेरी समझ रहे ना, फ्यूजन होता तब फ्यूजन होता है, और एटम बम में केवल फ्यूजन होता है। वो टेम्परेचर आप कहां से लाओगे, 10 पावर 7 ही आपको प्लाज्मा अवस्था पे आना है। सूर्य से जो लगातार आपको प्रकाश मिल रहा है वो फ्यूजन हो रहा है वहां पर। कहते नहीं ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता, हाइड्रोजन। इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कुल तत्वों का 97% केवल हाइड्रोजन है। जो जितने भी तत्व होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल दैट, 97% केवल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटोप 1h1, 1h2, 1h3 जितने तारे हैं सब में क्या है, हाइड्रोजन है। 97% खाली हाइड्रोजन है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हीलियम हो गया ना। जब हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा तो हीलियम है ना बनेगा, और उसके बाद जो बचेगा सारे तत्व हो गए। आप जानते हो सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और सूर्य से जो प्रकाश आ रहा कैसे आ रहा है, फ्यूजन के द्वारा आ रहा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा आ रहा है। समझ में आई बात? नाभिकीय संलयन लगातार हो रहा है वहां पे। समझ गए? है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन समय का अभाव है। तो अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऐसा करेंगे, जो चीजें नहीं पढ़ाई हैं जनरल साइंस पे फोकस करेंगे, फिजिक्स पे फोकस करेंगे, बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक हैं जो नहीं पढ़ाए हैं उस पर फोकस करेंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लड़के हम देखते पुराने हैं, नए वाले कमी। तो कोशिश करेंगे अगले साल जब आएंगे तो जनरल साइंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत आप लोगों को पढ़ा दिया, और जो नई टेक्नोलॉजी आई होगी उसको पढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात? साइंस में क्या ना बहुत मजेदार है, अगर समझ में आता है तो बहुत मजेदार है, और समझ में नहीं आता तो बहुत बेकार है। भाई ये सब चीजें जो आपको पढ़ा रहे हैं
मैं अपने कॉलेज लाइफ को देखता हूं तो मेरा तो एग्रीकल्चर रहा है विषय। इंटरमीडिएट में यह था कि इंटरमीडिएट कायदे से पढ़ता, जानते कैसे पढ़ता था? जब उस जमाने में नीट नहीं था, पीएमटी होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट। तो होता क्या था कि सबसे ज्यादा मुझको दिक्कत होती है फिजिक्स को समझने में। जो भी पीएमटी की तैयारी करता है, नीट की तैयारी होता है, उसका कमजोर पार्ट जो होता है वो फिजिक्स होता है। उसके बाद फिर